नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्तों की असलियत। सुबह के 6 बजे एक घर में एक 65 साल की वृद्धा घर के पूजा घर में पूजा कर रही थी। उनके हाथ में आरती की थाली, चेहरे पर संतुष्टि का भाव और जुबान पर माताजी के भजन उस घर के वातावरण को शुद्ध बना रहे थे। आरती करने के बाद वो धूना लेकर घंटी बजाते हुए घर में हर तरफ जाने लगती है। इसके साथ वो कुछ मंत्र भी बुदबुदा रही थी। जब वो अपने बेटे और बहू के कमरे के बाहर से जाती है, तब उनकी बहू सविता चिढ़ते हुए अपने पति प्रमोद जी को उठाते हुए बोलती है, आप इंसान हो या फिर क्या? जाओ बाहर, मम्मी जी को चुप करवाओ। एक तो रात को देर से सोते हैं और फिर सुबह सुबह इनका भजन कीर्तन चालू हो जाता है। हमारे तो नाक में दम ही कर दिया है, चैन से सोने भी नहीं देती। क्या करूं? मैं तो परेशान हो गई हूं इस बुढ़िया से। प्रमोद जी कहते हैं, तुम कान में रुई डाल कर सो जाओ। मम्मी को ऐसे बोलना सही नहीं लगता है ना। करने तो उन्हें जो करना है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सो जाओ। अरे कैसे सो जाऊं? यह मुझे सोने देंगी तभी तो सोऊंगी मैं। सुबह सुबह घंटियां बजाना शुरू कर देती हैं। यह भी नहीं देखती कि घर के बाकी लोग अभी सो रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या, इन्हें तो अपने काम से काम। देखो जी, तुम इन्हें झेल रहे हो अपनी माँ को, क्योंकि तुम्हें एक बार नींद आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, पर मेरा तो वैसे नहीं है ना। मेरी तो कच्ची नींद है, हल्के से आवाज़ से भी टूट जाती है। अब तुम जाओ, उन्हें मना करके आओ। सुबह सुबह यह शोर शराबा करना बंद करें और हमें चैन से सोने दें। प्रमोद कहता है, अच्छा ठीक है। प्रमोद जी उठकर कमरे से बाहर आकर अपनी मम्मी यानी सुषमा जी के पास जाते हैं। सुषमा जी अपने बेटे को अपने पास आते देख खुश होते हुए बोलती है, अरे बेटा, आज तू इतना जल्दी उठ गया। प्रमोद जी, उठा नहीं हूँ, आपने उठा दिया। आपका क्या है, मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्या हर दिन सुबह सुबह ये पूजा वगैरह करने लग जाती हो? अगर करना है तो चुपचाप करो ना, कौन मना कर रहा है? ऐसे घंटी बजा बजा कर जो पूजा करती हो, उससे हमारी नींद उड़ जाती है। पता नहीं ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी मम्मी। सुषमा जी अपने बेटे को बोली, बेटा, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने से घर में बरकत होती है और घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो घर के सुख चैन के लिए बहुत जरूरी है। प्रमोद जी सुषमा जी को बोलने से रोकते वह कहता है, अब बस मुझे ये भाषण नहीं सुनना है मम्मी। अब हमारी जिंदगी गांव की तरह नहीं है कि रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। आप ये जो बरकत का बोल रही हो, वो ऐसे ही नहीं आती। हमें काम करना होता है, नहीं तो पैसा नहीं आने वाला। अब आप हमें कुछ देने के हालत में तो नहीं हो, कम से कम शांति से जीने दो। तुम्हें कुछ काम नहीं होता है, पर तुम्हारी बहू को काम पर जाना होता है, जिससे कि हमारा परिवार अच्छे से चल सके। मेरा नहीं तो कम से कम उसका लिहाज करो। प्रमोद जी ये बोलकर सुषमा जी की बात ना सुनते हुए अपने कमरे में चले गए। वो जब ये सब बोल रहे थे, तब सुषमा जी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। प्रमोद जी को सविता के काम को तो दिखा, पर सुषमा जी के आंसू नहीं दिखे। सुषमा जी को उनकी ये सब बातें बहुत चुभती हैं, इसलिए वो अब धूना और घंटी लेकर पूजा घर में रख देती है और भगवान को प्रणाम कर रसोई में अपने लिए चाय बनाने के बजाय बाहर जाकर बैठ जाती है। उनका ये घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, शहरी इलाका था, इसलिए हर चीज़ों का दाम भी वहाँ पर कुछ ज़्यादा था। प्रमोद जी ने प्रेम विवाह किया था। प्रमोद जी और सविता एक ही जगह काम करते थे, जहाँ से ही उनकी प्यार की शुरुआत होती है। नौकरी के वक्त प्रमोद अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहते थे। सुषमा जी
तब अपने गांव में ही रहती थी। जब सुषमा जी ने शादी की बात की तब प्रमोद ने उन्हें सविता के बारे में बताया। सुषमा जी की खुशी अपने बेटे की खुशी में ही थी, इसलिए उन्होंने सविता को अपनी बहू बनाने के लिए मंजूरी दे दी थी। शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद प्रमोद को अलग से घर लेना पड़ा, जिससे उन लोगों में से एक का तनख्वाह चला जाता था, जिससे उन्हें दिक्कत होती थी। तब सुषमा जी ने भी उनके साथ ही रह रही थी। यह सुविधा देखकर सुषमा जी अपने बेटे को कहती है और वो अपने गांव की जमीन बेचने की बोलती है। उस पैसे से वो लोग शहर में ही एक घर ले लेते हैं। प्रमोद भी इसमें राजी हो जाते हैं। जमीन के पैसे से वो लोग एक घर खरीदते हैं, जिसमें वे सब अब रह रहे हैं। पूरा घर 2 मंजिला का था। नीचे एक कमरा, ड्राइंग रूम, रसोई घर और एक छोटा सा हॉल। वहीं पर घर के बाहर की तरफ पूजा घर भी था। ऊपरी मंजिल पर 3 बड़े कमरे थे और उसके साथ एक बड़ा सा हॉल भी था। घर के आगे की तरफ एक छोटी सी जगह जहां पर पेड़ पौधे लगाए जा सकते थे और थोड़ा बहुत साग सब्जी भी लगा लेते थे। वहीं पर एक तरफ तुलसी का पौधा भी था। नीचे के कमरे में प्रमोद और सविता रहते थे। उनका बेटा योगेश ऊपर के एक कमरे में रहता था। वहीं सुषमा जी ऊपर के कमरे में रहती थी। वो इसलिए नहीं कि वो कमरा बड़ा था, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर सुषमा जी ऊपर रहेंगी तो वो ज़्यादा बार ऊपर नीचे आना जाना नहीं करेंगी और बाकी सबके साथ ज़्यादा वक्त नहीं रह सकेंगी, जिससे उनकी स्वाधीनता बनी रहेगी। ऐसे अनेक किस्से हैं जब सुषमा जी को अपने पोते और बहू से सुनना पड़ा है। पर आज जब उनके बेटे ने उन्हें भला बुरा सुनाया तब उन्हें खुद को बहुत ही खराब लगा। वैसे तो उनकी आदत थी सुबह अपना काम खत्म कर चाय पीने की, जो वह खुद बनाती थी, क्योंकि उनकी बहू सविता तो इतनी जल्दी कभी उठती नहीं थी। अगर कभी उठी तो उन्हें अपने कामों से ही फुर्सत नहीं होती थी। पर आज सुषमा जी का चाय पीने के लिए बिल्कुल भी उनका मन नहीं था। आखिर जब अपना दर्द देता है तो ज़्यादा दर्द होता है। ये सब सोचते सोचते कितनी बार उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती, पर उन्हें बाहर आने से पहले ही वो पहुंच देती। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो खुद को कमज़ोर और लाचार नहीं दिखाना नहीं चाहती थी, पर इसलिए क्योंकि वो अपने आंसू अपने परिवार पर पड़े ये नहीं चाहती थी। ऐसे सोचते सोचते काफ़ी वक्त बीत गया। फिर वो अपने कमरे में चली जाती हैं। आज उनको उनका अपना कमरा भी पराया सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस धरती पर बोझ हो। कमरे में जाने के बाद सुषमा जी वहाँ पर रखे अपने पति राम गोपाल जी का फोटो हाथ में लेकर बोलती है, देखा आपने हमारा बेटा क्या बोला मुझे। जो सब सुनकर वो बड़ा हुआ है, आज वो सब उसे बेकार लगने लगा है। आपके जाने के बाद इस जुल्मी दुनिया में जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर मैं प्रमोद का चेहरा देखते हुए अपनी सारी तकलीफें भूल गई, क्योंकि रईस परिवार से तो नहीं थी। जो भी कुछ था वो आपके रखे हुए कुछ पैसे, जमीन और घर ही था मेरे पास। जमीन पर खेती करने के लिए भी लोगों को पैसा देना होता, इसलिए मैंने खुद खेती कर प्रमोद की हर एक ज़रूरत का ख्याल रखा। ये दुनिया जहाँ पर अकेली औरत को नोचने के लिए हर कोई तैयार रहता है, किसी को उसके दिल से मतलब नहीं होता, पर जिस्म से ज़रूर होता है। ऐसी दुनिया में मैं कैसे इतने साल जिंदा रही, ये मैं अभी तक नहीं भूली। खुद जैसा तैसा खाकर प्रमोद को पढ़ाया, जिससे कि उसकी ज़िंदगी संवर जाए। पर आज उसी प्रमोद ने मुझे ऐसा कहा जो मेरे सीने को छलनी कर गया। आज उसे अपनी बीवी का दर्द दिखा, पर माँ का नहीं।
मैं भी तो काम करके अपने घर को संभाला। उस वक्त मैंने एक बाप का फर्ज भी अदा किया और एक माँ का भी। आज उसी बेटे ने मुझे सुनाया, क्या मैं जो भी पूजा करती हूँ वो सब अपने लिए करती हूँ, सब उसी का ही तो है। आज अगर आप होते तो आपको भी बहुत दर्द होता। यह सब सुनकर अच्छा हुआ ये दिन देखने से पहले आप चले गए। मैं भी आपको सब बोल रही हूँ, आप तो सुन नहीं सकते। मैं बस ऐसे ही बोल दे रही हूँ। वो कहते हैं ना कि दुख बोल देने से मन हल्का हो जाता है। आज कुछ ऐसा ही मेरा हाल है। ठीक है, अब जो होना है वो होगा। अपना मन हल्का करने के बाद सुषमा जी अपनी आंखें पोंछने लगती हैं। आंखें साफ करने के बाद जब वो अपना चश्मा लगाने को होती हैं तब उनका हाथ चश्मे पर लग गया और चश्मा नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। सुषमा जी को चश्मे के बिना सही से दिखाई नहीं देता था, जिसके लिए ही उनका हाथ चश्मे पर लग जाता है। उन्हें आवाज़ से पता चलता है कि चश्मा टूट गया है। वो ऐसे ही ढूंढते हुए चश्मे को देखती है। टूटे हुए कांच उनके हाथ में लगने से उनकी हाथ में चोट लग जाती है। फिर भी वो चश्मा ढूंढती रहती है। आखिर में उन्हें चश्मा मिल जाता है। चश्मे को लगाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसका एक तरफ का कांच निकल गया था और दूसरी तरफ वाला टूट गया था। उस टूटे हुए एक तरफ देखते हुए वो नीचे जाती है, जिससे वह अपने बेटे को उसे ठीक करने के लिए बोल सके। उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी वो जिस तरफ कांच नहीं था उस तरफ अपना हाथ रख दूसरी तरफ से देखती हुई चल रही। ऐसे चलते चलते वो सीढ़ी तक आ गई थी। तब वो एक एक कर नीचे उतर रही थी। अचानक से उनका पोता योगेश ऊपर से आता है। वो तो किनारे से निकल जाता है, पर उसके हाथ में जो बैग था उसका धक्का सुषमा जी को लग गया, जिससे वो अपना संतुलन नहीं रख पाई और नीचे गिरने लगती है। गिरने के डर से उनकी हलक से चीख निकल जाती है। उनकी चीख सुनकर योगेश पलटकर पीछे देखता है। सुषमा जी को गिरते देख वो मन ही मन सोचता है, अब अगर यहाँ रुका तो मुझे जिम जाने में देर हो जाएगी। जिम जाने में कुछ नहीं है, पर अगर वो लड़की चली गई तो मेरा जाना फिजूल हो जाएगा। इससे अच्छा मैं चला जाता हूँ। मम्मी और पापा घर में ही हैं। दादी की आवाज़ सुनकर कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, यही ठीक रहेगा। यह सोचकर योगेश वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। बेचारी सुषमा जी लुढ़कते हुए नीचे आकर गिरती है। उनके सर और चेहरे पर कई जगह चोट लगी हुई थी। वो दर्द से कराह रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर सविता और प्रमोद अपने कमरे से बाहर आते हैं। दोनों सुषमा जी को उठाते हैं, फिर उनके घाव को साफ कर दवाई लगाते हैं। सब काम खत्म होने के बाद सुषमा जी को कहते हैं, मम्मी जी आपको नीचे आने की क्या ज़रूरत थी? अगर कुछ चाहिए था तो बोल देती। अगर आ भी रही थी तो ठीक से आती ना। भाग दौड़ कर आने की क्या ज़रूरत थी? आखिर आपकी उम्र थोड़ा ही है तेज चलने की, धीरे धीरे आना चाहिए था ना। प्रमोद कहते हैं, मम्मी सविता सही बोल रही है, आपको अपना ध्यान रखना होगा। वैसे तो आप हमें इतना बोलती रहती हैं कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर आप खुद नहीं करती हैं, उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हैं। मेरा चश्मा टूट गया था, इसलिए मैं तुम्हें बताने के लिए आ रही थी। तुम लोग उठे नहीं होंगे, इसलिए सोचा कि अभी नीचे आ जाऊं और तुम्हारे जगने का इंतज़ार करूं। पर सीढ़ी से आते वक्त योगेश का बैग मुझे लग गया और मैं गिर गई। उसने मुझे देखा तक नहीं और चला गया। सविता
मम्मी जी, ये सही बात नहीं है, योगेश ऐसा नहीं है। वो अगर देखता तो रुकता जरूर। आप उसके नाम से झूठ मत बोलिए, अपना दोष उस पर लादना ठीक नहीं है। क्या झूठ बोलना आपको इस उम्र में शोभा देता है? कुछ तो शर्म करो। सविता, बहू देखो, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी खून है। मैं उसके नाम पर झूठ क्यों बोलूँगी? उसी का बैग लगने की वजह से मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी, लेकिन वह मुझे उठाने की बजाय भाग गया। सविता अपने पति की तरफ देखकर कहती है, देखो जी, मम्मी को अपनी गलती से बचने के लिए मेरे बेटे पर दोष लगा रही है। देखिए, आप जो भी कर रही हैं वो मैं सह रही हूँ, पर मेरे बेटे के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुन सकती। सविता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद प्रमोद कहता है, मम्मी, आप हमेशा मुझे क्यों परेशानी में डालती हो? अब देखो, सविता रूठ गई, अब उसे मनाना होगा। आप थोड़ा चुप नहीं रह सकती? मेरी तो मुश्किल बढ़ गई है। सुषमा जी, तुम्हें उसका दर्द दिखा, पर मेरा नहीं बेटा। वो मुझे झूठी बोल कर गई, फिर भी तुम्हें मेरी गलती दिखी। प्रमोद, मम्मी, उसने जो भी कहा वो सच है। योगेश ऐसा कभी नहीं करेगा। अब आप बैठे रहो, मुझे काम पर जाने के लिए तैयार होना है। वैसे भी मेरा बहुत वक्त खराब हो गया। बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, उसके बिना मुझे ठीक से कुछ दिखता नहीं है, आज उसे बनवा देना। प्रमोद बोला, मम्मी, आज मेरे पास वक्त नहीं है। वैसे भी आपको कुछ काम तो होता नहीं है, हर वक्त घर में ही बैठी हुई रहती हो, तो चश्मे के बिना भी आपका काम चल जाएगा। जब मेरे पास समय होगा तो मैं बनवा दूंगा। प्रमोद इतना बोलकर वहाँ से चला गया, पर उनकी बातें सुषमा जी के दिल को छलनी कर देती हैं। वो बुत बनकर कुछ देर तक वहाँ पर बैठी रहती हैं। आज उन्हें सीढ़ी पर से गिरने पर जो दर्द हुआ था, उससे ज़्यादा उन्हें अपने बेटे के कारण हुआ था। फिर यही सब सोचते हुए वो अंदाजा लगाते हुए अपने कमरे में जाती हैं। कुछ वक्त बीत गया। योगेश घर आता है तो वह सन्नाटा देख खुश हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि शायद घर में महाभारत हुआ नहीं है। अच्छा है मैं बच गया। वैसे भी दादी जैसे नीचे आ रही थी, लग नहीं रहा था कि वो चश्मा पहनी हुई थी, इसलिए वो मुझे देख ही नहीं पाई होंगी। अगर देखा होता तो मम्मी या पापा फिर वो खुद ही मेरे पास आने का इंतजार करते। जो हुआ अच्छा हुआ। मैं अभी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता हूँ। योगेश अपने कमरे में चला जाता है। नाश्ते के वक्त योगेश नीचे आता है, तब तक प्रमोद और सविता भी आ चुके थे। सुषमा जी को न आते देख प्रमोद बोला, सविता, मम्मी घर में नहीं है क्या? सविता कहती है, क्यों, क्या हुआ? नहीं, वह मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मम्मी नाश्ते के लिए नीचे नहीं आई, इसलिए। सविता बोली, सुबह जो भी कुछ हुआ उससे बुरा लग गया है, शायद आपकी लाडली मम्मी को। अजीब इंसान है, गलती भी उनकी, गुस्सा भी वही करेंगी और मनाना हमें होगा। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इन सब से। मैं तो तंग आ गया हूँ। घर का काम, ऑफिस का काम, बच्चे का, पति का काम, उसके ऊपर इनके नखरे संभालो। जिंदगी एकदम से झंड बन गई है। सुबह क्या हुआ था ये जानने की उत्कंठा तो योगेश को थी, पर वो कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि वो कुछ बोलेगा और बात उसकी तरफ आ जाएगी, वो तो खुद ही फंस जाएगा, इसलिए वो चुपचाप खाने लगता है। प्रमोद उससे पूछते हैं, बेटा, आज तूने दादी को गिरते हुए देखा था क्या? इस सवाल से योगेश का खाना खाता हुआ रुक गया। उसने तो सोचा था कि बात खत्म हो गई है, पर प्रमोद के सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर भी वो अपने आप को सामान्य रख बोलता है, नहीं तो अगर मैं देखता तो
रुकता नहीं क्या? पर दादी कहाँ गिर गई थी? प्रमोद, वो सीढ़ियों से आते हुए गिर गई थी। योगेश, ओह, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? दादी को ज़्यादा चोट तो नहीं आई है? वह ठीक तो है ना? प्रमोद, नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी दादी ठीक है, जरा सी चोट आई थी, हमने दवाई लगा दी थी। योगेश, तो इसलिए वो खाने के लिए नहीं आई है? शुक्र है भगवान का। योगेश बोला, तो ऐसे रहा था जैसे उसे अपनी दादी की कुछ ज़्यादा ही फिक्र है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वह तो अपने आप को बचाने के लिए यह सब बोल रहा था। सविता, इतना भी कुछ नहीं हुआ उन्हें, वो सब नाटक है उनका, हमें परेशान करने के लिए। इतने सालों से देखती आ रही हूँ, अब तो ये सब बढ़ता ही जा रहा है। सविता अपने पति को देखते हुए, देखा आपने, योगेश उनकी कितनी चिंता कर रहा है और वो इसे ही झूठा बोल रही थी। अपने पोते के बारे में झूठ बोलते हुए एक बार भी नहीं सोचा। योगेश, मम्मी दादी मुझे झूठा क्यों बोल रही थी? सविता बोली, अरे बेटा, तुम्हारी दादी कह रही थी कि तेरे बैग के लगने से वो गिर गई थी, फिर भी तू रुका नहीं। देखो प्रमोद जी, अब तक जो हो रहा था वो ठीक था, अब बात मेरे बेटे के ऊपर आने लगी है जो मैं नहीं सह सकती। अब उनका क्या करना है आप देखो, वरना मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। योगेश, मम्मी अब आप गुस्सा मत करो और खाना खाओ, बाकी जो भी देखना है वो आगे देखेंगे। प्रमोद बोला, सविता, तुम मम्मी को खाना देकर आ जाना। सविता, मैं कहीं नहीं जाने वाली, कह देती हूँ, वो खुद आकर खाए या फिर भूखी रहे, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी मम्मी है, आप ही पूजा करो, मेरा अब तक का कोटा पूरा हो गया। सविता के सवालों का कुछ भी जवाब नहीं देते हैं प्रमोद। वे सब अपना नाश्ता खत्म करते हैं और अपने अपने काम में चले जाते हैं। योगेश भी कॉलेज के बहाने कहीं चला जाता है। बचा हुआ खाना सविता जाने से पहले फ्रिज में रख देती है। बाकी घर में सिर्फ सुषमा जी ही थी। नाश्ते के वक्त जो कुछ हुआ था वो सब सुषमा जी ने सुन लिया था, क्योंकि वो तब खाने के लिए ही नीचे आ रही थी। चश्मा न होने के कारण वो धीरे धीरे आ रही थी। तब उनके बारे में बात होते सुन वो सीढ़ी पर ही रुक जाती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद वो अपने आप को असहाय महसूस करती है, इसलिए वो लौटकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक वो रोती ही रहती है। फिर मन की शांति के लिए वो मंदिर जाने का सोचती है, पर चश्मा ना होने के कारण उनका कहीं भी जाना और भी ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकता था, पर उनका दिल मानने को ही तैयार नहीं था। उस घर में उन्हें घुटन सी लगने लगी थी। तब वो आखिर में मंदिर जाने का सोचती हैं। उनकी एक आदत थी कि वो हर दिन कुछ ना कुछ पैसे अपनी गुल्लक में डालती थी। ये आदत उनकी बहुत पुरानी थी। अब तो उनके हाथ में पैसे ही नहीं आते थे, तो कई सालों से वो गुल्लक में पैसे नहीं डाल रही थी। आज उन्हें उन पैसों की ज़रूरत महसूस होती है। उन पैसों को वो अपने बेटे के बुरे वक्त के लिए रखा था, पर आज उन्हें उन पैसों की ज़रूरत अपने बुरे वक्त के लिए ज़रूरत होती है। उस गुल्लक को निकालकर सुषमा जी उससे रंग को पहचानते हुए कुछ पैसे निकालती हैं। उन पैसों के साथ अपने चश्मे की पर्ची को लेकर वो घर से बाहर जाती हैं। उनके पास घर की एक चाबी हमेशा रहती थी। वो पहले चश्मा ठीक करने का सोच उनके पड़ोस वाले घर में चली जाती हैं। वहाँ के आसपास में सुषमा जी ही एक बुजुर्ग थी, इसलिए उन्हें बाकी सब चाची ही बुलाते हैं। इसके चलते उनसे सबकी अच्छी पहचान थी। वो चश्मा लेकर अपने घर के बगल वाले घर में जाती हैं। उनका दरवाज़ा खुला था तो घर में बैठी महिला सुषमा जी को बिना चश्मे के आते देख बाहर आ जाती हैं और कहती हैं, चाची जी, आप बिना चश्मे के कहाँ जा रही हो? तो सुषमा जी कहती हैं, वो बेटा अच्छा हुआ तुम मिल गई।
वो मेरा चश्मा टूट गया था। घर में कोई है नहीं और मैं बिना चश्मे के किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हारे घर चली आई। तो वह पड़ोस वाली आंटी कहती है, ठीक है, मैं अभी ही इनको बोलकर चश्मा ठीक करवाने को बोलती हूँ। सुषमा जी, नीलम बेटा, वो मोहन काम में फंसा तो नहीं है? नीलम बोली, अगर होंगे तब भी ये काम पहले है। आप चश्मे का पर्ची तो लाई है ना? सुषमा जी बोली, हाँ नीलम, तो ठीक है, आप अंदर आओ। नीलम सुषमा जी को लेकर घर के अंदर बिठाती है। मोहन घर पर ही थे। नीलम उन्हें सुषमा जी का चश्मा और पर्ची देकर उसे बनाने को बोलकर खुद उनके लिए कुछ पीने को लाने के लिए चली जाती है। वहीं सुषमा जी बैठकर अपने बच्चों के बारे में सोचती है। भले ही उन्होंने झूठ बोल दिया था कि उनका चश्मा सबके जाने के बाद टूटा था, पर उन्हें सच पता था ही यही सच उनके मन को कचोट रही थी। वो बैठे हुए मन ही मन सोचती है, ये दिन भी कभी देखना होगा, ये मालूम नहीं था मुझे। अगर एक माँ इतनी मुश्किलों के बाद भी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो लानत है ऐसे बच्चों पर जिन्हें अपने माता पिता का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। प्रमोद भी अपनी माँ के दुख दर्द को अनदेखा कर रहा था। नीलम ने अपने पति को कहकर सुषमा जी के चश्मे को ठीक करवा दिया। सुषमा जी चश्मा सही होने पर बहुत खुश हुई और अपना चश्मा लेकर अपने घर चली गई। अगले दिन जब सभी खाना खा रहे थे, सुषमा जी का चश्मा देखकर प्रमोद कहने लगा, मम्मी, सविता ने आपका चश्मा बनवा दिया क्या? चलो ठीक है सविता, यह तुमने ठीक किया। हाँ हाँ, मैंने मम्मी का चश्मा बनवा दिया है। सुषमा जी कुछ बोल पाती, सविता ने उससे पहले ही झूठ बोल दिया। फिर सुषमा जी चुपचाप बैठी रही, क्योंकि उनकी बहू उनकी तरफ घूर रही थी और इशारों ही इशारों में उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर रही थी। सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। सविता फिर अपनी सासू माँ के कमरे में जाकर कहने लगी, मम्मी, अगर आपने प्रमोद जी के सामने यह बताया कि यह चश्मा मैंने नहीं सही करवाया, तो आपके लिए यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन यह चश्मा सही कैसे हुआ और किसने करवाया, यह तो बताओ। बहू, पड़ोस वाली नीलम ने मेरा चश्मा सही करवा दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन प्रमोद जी को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगी। सविता के ऐसा कहने पर सुषमा जी डर गई थी और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर एक दिन सुषमा जी जब रसोई में खाना ले रही थी, तो सविता ने उनके हाथ पर गरम गरम चिमटा लगा दिया, जिससे उनका हाथ जल गया। सविता उन्हें पसंद नहीं करती थी और उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। हाथ जलने की वजह से सुषमा जी जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनका बेटा प्रमोद किचन में आया और कहने लगा, क्या हुआ मम्मी, आप चिल्ला क्यों रही थी? अब क्या हो गया है? अब कौन सा नया तूफान आ गया है? फिर उसकी नज़र अपनी माँ के हाथ पर गई, जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ था और उसे फूंक मारते हुए रो रही थी। बेटा देखो, मेरा यह हाथ कितना जल गया है। लेकिन कैसे जला? प्रमोद पूछने लगा तो सविता तुरंत बोल पड़ी, मैंने मम्मी को कितनी बार कहा है कि मैं आपको खाना वहीं दे दूंगी, लेकिन इन्हें इतनी जल्दी रहती है कि अपने आप खाना लेने की वजह से इन्होंने अपने हाथ पर गरम गरम खाना गिरा दिया। यह बात सुनकर प्रमोद भड़क गया और अपनी मम्मी को कहने लगा, मम्मी, आखिर आप चाहती क्या हो? आपने हमारा जीना क्यों दुश्वार कर दिया है? अगर सविता आपको वहीं बैठे खाना दे रही थी तो उसमें आपको क्या परेशानी थी? भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है? सविता सुषमा जी की तरफ इशारों इशारों में कुछ भी बोलने से मना कर रही थी और इशारों इशारों में कह रही थी कि अगर कुछ भी बताया तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। तो सुषमा जी ने अपने बेटे को कहा, बेटा गलती से गिर गया, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ।
इतना सुनकर प्रमोद बाहर चला गया और तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया और जाते जाते सविता को बोला, मम्मी के हाथ पर कोई दवाई लगा देना। सविता बोली, हाँ लगा दूंगी, आप अपने ऑफिस चले जाइए वरना देर हो जाएगी। मम्मी की चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना उनकी देखभाल करने के लिए। अच्छा ठीक है। इतना कहकर प्रमोद चला गया। आज तो सुषमा जी ने फिर खाना भी नहीं खाया था। उनके हाथ पर दवाई लगाना तो दूर की बात है, उनकी बहू ने उन्हें पानी तक नहीं पूछा। बेचारी अपने कमरे में लेटी हुई रोती रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अपने कमरे की साइड में रखी अपने पति की फ़ोटो को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? मुझे भी अपने साथ ले जाते तो अच्छा होता। देखो तो तुम्हारा बेटा और बहू मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। आपकी बहू बेटे के सामने तो अच्छा होने का दिखावा करती है, लेकिन उसकी पीठ पीछे मेरे साथ कैसा अत्याचार कर रही है। आज उसने मेरा हाथ गरम गरम चिमटे से जला दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे अब और बर्दाश्त नहीं होता। इतना सोचकर सुषमा जी ने अपनी अलमारी से एक बैग निकाला और उसमें अपने कपड़ों को भरना शुरू कर दिया और अपने इकट्ठे किए हुए पैसे अपने बैग में रखकर चुपचाप घर से निकल गई। उसे यह भी नहीं पता था कि वह क्या कर रही है और कहाँ जा रही है, लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से निकल पड़ी। जब रास्ते में जा रही थी तो कुछ न खाने की वजह से सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सड़क पर पड़ा हुआ देखकर एक गाड़ी वाले ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और अस्पताल में एडमिट करवा दिया। लगभग 2-3 घंटे बाद उन्हें होश आया तो सुषमा जी के सामने लगभग एक 28-29 साल का नौजवान बैठा था। सुषमा जी ने जब आंखें खोली तो वह नौजवान तुरंत बोला, माँ जी अब आप कैसी हैं और आप सड़क पर कैसे गिर गई थी? डॉक्टर ने बताया कि आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, लेकिन ऐसा क्यों? थोड़ी देर तो सुषमा जी चुप रही, लेकिन बार बार पूछने पर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उन्होंने उसे लड़के जिसका नाम अमित था उसे सब कुछ बता दिया। उसकी बातें सुनकर अमित को बहुत दुख हुआ और अमित कहने लगा, माँ जी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए आप अकेली नहीं हैं। अब से आप मेरे घर में मेरी माँ बनकर रहोगी, क्योंकि मेरी माँ नहीं है। मैं एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे लगेगा मुझे मेरी माँ मिल गई है। अमित सुषमा जी को लेकर अपने घर चला गया। अमित एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। इत्तेफाक से जिस कंपनी में सुषमा जी का बेटा काम करता था उस कंपनी का मालिक अमित ही था, क्योंकि जिसने अमित को गोद लिया था वह भी गोद लेने के बाद इस दुनिया से चल बसे थे और उनका सब कुछ अमित के नाम हो गया था। आज अमित ही उनकी कंपनी को संभाल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, अमित सुषमा जी को कहने लगा, माँ जी आज मैं आपको अपनी कंपनी दिखाना चाहता हूँ। वह सुषमा जी को लेकर अपनी कंपनी पहुँच गया और अपनी चेयर पर बैठा दिया। जब सुषमा जी अमित की कुर्सी पर बैठी थी तो कुछ फाइल लेकर जब प्रमोद अमित के कैबिन में आया तो अपनी मम्मी को अमित की कुर्सी पर बैठा देखकर हैरान हो गया। अमित पास में ही कुर्सी पर बैठा था, लेकिन अमित की कुर्सी पर सुषमा जी बैठी थी। उन्होंने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी और बहुत महंगी भी। सुषमा जी एकदम अलग लग रही थी, जैसे कहीं की मालकिन हो। उसे देखते ही प्रमोद हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसकी आंखों का धोखा है या कुछ और। सुषमा जी भी उसे अमित के कैबिन में देखकर हैरान हो गई। प्रमोद को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्हें चुपचाप साफ कर लिया। अपनी मम्मी को कुर्सी पर बैठा देखकर प्रमोद बोला, आप यहाँ कैसे? इतना कहते ही अमित उसकी तरफ देखने लगा।
अमित ने पूछा, प्रमोद क्या तुम इनको जानते हो? हाँ जानता हूँ, लेकिन यह यहाँ क्यों बैठी है? अमित बोला, क्योंकि यह मेरी माँ है, इसलिए मेरी कुर्सी पर बैठी है और मेरी हर चीज़ पर मेरी माँ का अधिकार सबसे पहले है। लेकिन सर, यह आपकी माँ कैसे हो सकती है? यह तो मेरी मम्मी है। क्या कहा? तुम्हारी मम्मी? यह सुनकर अमित हैरान हो गया और सुषमा जी की तरफ देखने लगा। माँ जी, क्या प्रमोद सच बोल रहा है? हाँ बेटा, यह सच बोल रहा है, लेकिन यह जब मेरा बेटा था तब था, लेकिन अब मैं इसकी मम्मी नहीं हूँ। अब मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वह हो तुम, जिसका नाम अमित है, जो मेरे लिए सब कुछ भूल गया, पराया होकर भी मुझे अपनी सगी माँ का दर्जा दिया। इसलिए मेरा आज अगर कोई बेटा है तो तू है, सिर्फ तुम हो बेटा अमित, कोई और नहीं। मेरे घर से निकल जाने पर इसने तो एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी मम्मी कहाँ गई और क्यों चली गई। मुझे एक बार भी ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। क्या औलाद ऐसी ही होती है? अगर औलाद ऐसी होती है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी औलाद। प्रमोद कहने लगा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे साथ घर चलो। प्रमोद अपनी मम्मी के सामने खूब रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन सुषमा जी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि अब वह घुट घुट कर नहीं जीना चाहती थी। वह अपने बाकी बचे दिनों को शांति से बिताना चाहती थी। प्रमोद ने जब यह बात घर जाकर बताई तो सविता के मन में लालच आ गया और योगेश भी यह सुनकर खुश हुआ कि उसकी दादी अब करोड़ों की मालकिन है। तो वह दोनों भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सुषमा जी के पैरों में आकर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। दादी माँ, घर चलो और हमें माफ़ कर दो। सविता जी बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो और हमारे साथ हमारे घर में रहो। आपको कहीं और रहने की ज़रूरत नहीं है। घर ले जाने का तो एक बहाना था, बल्कि वह तो सोच रही थी कि 1-2 करोड़ रुपए उन्हें भी मिल जाएं। अगर सुषमा जी राजी हो गई तो और अपनी नाराज़गी त्याग दी तो फिर उन्हें भी बहती गंगा में हाथ धोने को मिल जाएगा। लेकिन उनका यह सोचना एकदम गलत था। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ना ही मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और ना ही एक फूटी कौड़ी भी अमित को देने के लिए बोलूँगी, ना ही मेरा उसकी दौलत पर कोई अधिकार है। उसने मुझे अपनी सगी माँ का दर्जा दिया है, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज के बाद मुझे अपनी शकल भी मत दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। आज से तुम मेरे लिए अनजान हो। इतना कहकर सुषमा जी ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर आ गई। उसके बाद प्रमोद जी के घर में खाने के भी लाले पड़ने शुरू हो गए थे। बेटे के बढ़ते खर्च ने जल्दी ही प्रमोद को सड़क पर ला दिया था। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ आज सुषमा जी अमित के साथ बहुत ही अच्छे से ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही थी। कहते हैं ना कि जो अपनी माँ का अनादर करता है उसे तो भगवान भी कभी माफ़ नहीं करता। सुषमा जी ने एक अच्छी सी लड़की के साथ अमित की भी शादी करवा दी थी। अमित की पत्नी सुषमा जी को बहुत मान सम्मान देती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।